आखिर वो कौन से सिद्धांत थे जिनकी वजह से पुअर नेशन ने और खास तौर पे सोशलिस्ट ब्लॉक ने डब्ल्यूटीओ का विरोध करना अपने आप के लिए एक सुटेबल रास्ता समझा। तो आज हमको सबसे पहले समझना होगा कि वो डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स कौन से थे, ठीक है। और वो प्रिंसिपल्स थे मोस्ट फेवर्ड नेशन का, इसके अलावा नेशनल ट्रीटमेंट, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी अग्रीमेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड अंबर बॉक्स जो कि एग्रीकल्चर सब्सिडी से रिलेटेड हैं, एंड पीस क्लास जो कि बाली पैकेज के दौरान अचीव किया गया था। तो इस सेशन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि आखिर दुनिया में डब्ल्यूटीओ का जो मुखर विरोध हुआ और खास तौर पे जो सोशलिस्ट ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक ने इसका जो विरोध किया वो क्यों किया। तो उन चीजों को, क्या ये एक केवल पॉलिटिकली मोटिवेटेड था या इन सिद्धांतों में ऐसी कोई बात थी जिसकी वजह से विरोध होना जायज था, हम लोग एक एक कर समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूपीएससी ने इस पार्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ईयर 2012 में। जीएटीटी के तहत मोस्ट फेवर्ड नेशन एमएफएन का क्या तात्पर्य है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोस्ट फेवर्ड नेशन अपने आप में क्या प्रिंसिपल है, ठीक है। देन ओनली वी विल बी एबल टू से कि आखिर इसका जो है क्या क्या तात्पर्य है, क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डब्ल्यूटीओ के वो सिद्धांत और एक एक कर समझेंगे, इसका एनालिसिस देखेंगे। आप लोग प्री और मेंस के लिए बराबर तैयारी करते रहिए, ठीक है। हमारे सेशन मेंस तक चलेंगे, यूपीएससी मेंस 2023 तक, और इसमें करंट अफेयर्स, फंडामेंटल्स, सारी चीजें कवर की जाएंगी। डब्ल्यूटीओ के समझौते लंबे और जटिल हैं क्योंकि वो लीगल टेक्स्ट हैं और ये सिद्धांत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की नींव है। जो मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम है ये उसके लिए फंडामेंटल हैं। चलिए, अब कुछ सिद्धांत हैं जो बिना भेदभाव के व्यापार को प्रमोट करते हैं। बिना भेदभाव के व्यापार, तो हमको जब प्रिंसिपल पता चल गया कि ट्रेड होना चाहिए जिसमें कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो उसमें पहला है मोस्ट फेवर्ड नेशन का। मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये नाम की बिल्कुल विपरीत। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब यह है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब यह है कि अगर कोई फेवर आप किसी देश को दे रहे हैं तो आपको वो फेवर दुनिया के दूसरे देशों को भी ऑफर करना होगा। वो फेवर आप दुनिया, मतलब ये कि कोई फेवर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री को नहीं दे सकते हैं। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब यह है कि इफ यू वांट टू गिव सम फेवर टू सम पर्टिकुलर कंट्री, वो फेवर आपको दुनिया के दूसरे देशों को देना पड़ेगा, ठीक है। आप भेदभाव नहीं कर सकते किन चीजों पे। सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज है कि जब, जैसे कि मान लीजिए कि दो देश हैं, एक यूएस है और दूसरा इंडिया है। अब अगर कोई गुड यूएस से इंडिया आ रहा है, ठीक है, तो हम उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई एग्रीकल्चर कमोडिटी है या कोई प्रोडक्ट है, उदाहरण के तौर पर व्हीट, या कोई दूसरा प्रोडक्ट है अदर देन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, और कोई तीसरा प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, एनीथिंग, कोई नहीं। जैसे कि कोई भी, हम साबुन तेल के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो हम कोई भी सोप, ऑयल, ऐसा कुछ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। अगर यूएस से आने वाले इन प्रोडक्ट पे हम अपने लिए कोई इंपोर्ट ड्यूटी डिसाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 10% है, ये अपने आप में 20% है, और ये अपने आप में 5% है, तो वैसी कंडीशन पे हमको ये वाले स्टैंडर्ड कि व्हीट को हम 10% में, सोप एंड ऑयल को 5% में, कंप्यूटर को 20% में इंपोर्ट होने के लिए हम परमिशन दे रहे हैं इंडिया। तो सेम थिंग हमको दुनिया के दूसरे देशों को ये वाले ड्यूटीज अलाउ करने चाहिए। मतलब ये कि हम किसी भी मानसिकता से ग्रसित होकर चाइना के लिए व्हीट पर हम 20% या कंप्यूटर पे हम 20 की जगह 30% ऐसा कुछ इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकते। मोस्ट फेवर्ड नेशन का ये मतलब है कि जो भी हम फंडामेंटल या प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं वो दुनिया के सभी देशों के साथ हमको फॉलो करना चाहिए। किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ नहीं करना चाहिए, न किसी देश के तहत, न किसी ग्रुप ऑफ कंट्रीज के सामने। इस प्रकार की कोई भी बायसनेस हमें शो नहीं करना चाहिए। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट टू फॉरेन नेशन हु आर इंपोर्टिंग गुड्स इनटू योर नेशन, ठीक है। अच्छा,
इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। अब वो एक्सेप्शन क्या है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अब आपको हमने इसमें से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट समझना है। जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया का सार्क नेशन के साथ, एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, सार्क नेशन के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन है, साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, साफ्टा, ठीक है, ये सार्क नेशन के साथ है। तो हम जो सार्क के मेंबर हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके साथ हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो साइन कर सकते हैं। मुक्त व्यापार समझौते की अनुमति है। लेकिन WTO का कहना है कि FTA भागीदारों को जो भी लाभ दिया जा रहा है ना, मतलब हम सार्क मेंबर को जो भी बेनिफिट दे रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटीज में कमी करके, वह सभी WTO के सदस्यों को देना चाहिए। सेम बेनिफिट शुड बी पास्ड ऑन ऑल WTO मेंबर्स, वो हमें देना चाहिए, ये एक प्रिंसिपल है। अब इसमें लूप कहाँ है? कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कब तक हमको ये बेनिफिट्स ऑल WTO मेंबर को देने हैं, और इसके तहत ऐसे जो एक्सेप्शन हैं FTA, वो अपने आप में रूल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं है, तो वो अपने आप में रूल बन जाते हैं। रूल बन जाने का मतलब कि FTA जो है बिल्कुल फ्री माइंड से दुनिया में चल रहे हैं, और क्या डेवलपिंग कंट्रीज, क्या डेवलप्ड कंट्रीज, सभी ने किसी प्रकार के FTA बनाए हैं, फ्री ट्रेड एरिया बनाए हैं, और फ्री ट्रेड एरिया के माध्यम से वो ट्रेड करते हैं आपस में, जिसमें कि काफी रियायतें दी जाती हैं एक दूसरे को। इसका सबसे ज्यादा क्लासिक एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन। वो अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फ्री ट्रेड एरिया है, ठीक है। अब हम MFN के तहत इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या कहता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का सिद्धांत। कुछ देशों के लिए अधिक तरफदारी नहीं, सभी देशों के लिए सबसे अधिक तरफदारी नहीं, ठीक है, किसी भी देश के लिए कोई तरफदारी नहीं, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यही तो है, नो फेवर टू एनी नेशन। कुछ देशों के लिए तरफदारी, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करता है, यानी कि किसी देश को किसी भी प्रकार की तरफदारी नहीं दी जाएगी। जैसा कि नाम में पता चलता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं सिक्योरिटी क्लास क्या है। देखो हमें MFN का दर्जा देना तो है, MFN का जो स्टेटस है वो दुनिया के सारे देशों को देना है, कायदे से प्रिंसिपल यही है। हमने पाकिस्तान को भी दिया था, लेकिन एक क्लॉज है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी क्लॉज। मतलब ये कि अगर हमें उस पर्टिकुलर नेशन से, जैसे हमारे केस में हमको पाकिस्तान से कोई सिक्योरिटी थ्रेट मिल रहे हैं, या पाकिस्तान हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए डेंजर है, अगर डेंजर है, तो हम पाकिस्तान को MFN देने के लिए बाउंड नहीं है। अब देखते हैं, इंडिया ने पाकिस्तान को 1996 में MFN स्टेटस दिया, लेकिन पुलवामा हमले के बाद फरवरी 2019 में भारत ने MFN यानी कि सुरक्षा खंड अपवाद का देखो ये इसको सुरक्षा खंड अपवाद पढ़ेंगे, ठीक है, उपयोग करते हुए MFN का स्टेटस वापस ले लिया, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गैट के अनुच्छेद 21B थर्ड क्लॉज में कहा गया है कि युद्ध या अन्य आपातकाल के समय अंतरराष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा के संरक्षण में लिए गए हित में कुछ भी किसी भी प्रकार से अनुबंधित पक्ष को कोई भी कार्रवाई करने से रोकने के लिए इस समझौते को नहीं लगाया जाएगा। ऐसी कंडीशन में इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो पाकिस्तान के खिलाफ MFN जो है वो अपना वापस ले ले। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हमने 1996 में पाकिस्तान को दिया था वो हमने वापस ले लिया। और क्या है, विशेष और विभेदक व्यवहार, ये यानी कि स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ रहे हैं MFN, फिर हमने पढ़ा MFN के कुछ एक्सेप्शन, जिसमें कि हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। एक्सेप्शन का ये मतलब है ना कि मोस्ट फेवर्ड नेशन में हम किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, नो फेवर टू एनीवन। अब उसके एक्सेप्शन का मतलब कि वो एक्सेप्शन जिनके माध्यम से हम कुछ कंट्रीज को किसी न किसी कंडीशन पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं या किसी को फेवर दे सकते हैं, तो वो है एक्सेप्शन। हमारे सामने जो एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है वो ये है कि विभेदक और विशेष और विभेदक व्यवहार, मतलब स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, एक प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरे साल 2022 में, 2023 में, पूरे साल ये न्यूज में रहा है, ठीक है। रीजन जरूर डिस्कस करेंगे। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस क्या है? GSP के तहत विकसित देश विकासशील देशों से होने वाले उत्पादों के लिए
गैर पारस्परिक अधिमान्य उपचार यानी कि रेसिप्रोकल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रदान करते हैं। ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रदान करते हैं, जैसे इंपोर्ट को जीरो या कम ड्यूटी के साथ डेवलप्ड कंट्रीज अपने देश में आने देते हैं। ठीक है, वरीयता देने वाले देश एक तरफा रूप से यह निर्धारित कर सकते हैं कि उनकी योजनाओं में कौन से देश हैं और कौन से उत्पाद हैं। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। इसका एक उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया है, पाकिस्तान है, ठीक है, और बहुत सारे हैं, मान लो बांग्लादेश भी है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि अगर यूएस ने डेवलपिंग कंट्रीज के लिए स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देने का वादा किया है तो वो जरूरी नहीं कि वो इन सारी कंट्रीज को स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देने के लिए बाउंड है, बिल्कुल नहीं। देशों का चुनाव वो अपनी मर्जी से करेगा। कौन से उत्पाद, जरूरी नहीं कि इंडिया से अगर चीनी एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका को और उसमें अगर अमेरिका ने स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इंडिया को दिया तो जरूरी नहीं कि पाकिस्तान से जाने वाली चीनी पे भी अमेरिका वही स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे, यानी कि कम शुल्क लगाए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। उत्पादों का चयन वो अपनी मर्जी से करेगा, कौन से देश है उसका चयन वो अपनी मर्जी से करेगा, और इसमें वो वरीयता देने में एक तरफा रूप से डिसीजन लेने के लिए सक्षम है। ठीक है, इसका ये मतलब है। अच्छा, इसका मतलब है कि गैर पारस्परिक अधिमान्य, ये एक मिनट, यहां पे ना नॉन रेसिप्रोकल होना चाहिए। नॉन रेसिप्रोकल मतलब ये कि अगर यूएसए से कोई गुड इंडिया आ रहा है तो इंडिया उस गुड्स में इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकता है। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकता है, लेकिन इंडिया से जब वही उसी तरह का कोई दूसरा सामान अमेरिका जाता है तो अमेरिका उसमें इंपोर्ट ड्यूटी कम कर सकता है या शून्य कर सकता है, क्योंकि ये नॉन रेसिप्रोकल है। ठीक है, मतलब अदला बदली वाला सिद्धांत इसमें नहीं है, गैर पारस्परिक है। ठीक है, चलिए अब WTO के तहत अगला प्रिंसिपल पढ़ते हैं। हमने पढ़ा मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल और उसके 3 एक्सेप्शन, जिसके तहत हमने MFN का क्लॉज वायलेट करने के हमको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। दूसरी बात करते हैं, नेशनल ट्रीटमेंट। क्या मतलब है नेशनल ट्रीटमेंट का, जरा ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए ये हमारा देश है इंडिया, ठीक है, इंडिया, हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उदाहरण के तौर पर एक कार बनाते हैं, मारुति की कार बनाते हैं, और मान लीजिए फोक्सवैगन की दूसरी कार इंडिया में आती है। ठीक है, सिमिलर प्राइस, सिमिलर फीचर के साथ। तो जब ये कार इंडिया में एंटर करेगी इस पॉइंट पर, तब हम इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। इंपोर्ट ड्यूटी हमने लगा दी, हमको टैक्स मिल गया। एक बार वो कार अगर भारत आ गई तो हम भारत की कार और विदेश की कार को अलग अलग ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसको नेशनल ट्रीटमेंट का दर्जा देंगे, क्योंकि हम उस पे इंपोर्ट ड्यूटी ले चुके हैं, वो भारत की धरती पे आ चुकी है। ऐसी कंडीशन पे हम उस गुड्स के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, उसे नेशनल ट्रीटमेंट देंगे। तो अब आप बोलोगे कि ये जो बाबा रामदेव स्वदेशी के नाम पे अपने मंजन, अपने शैम्पू, साबुन, जीन्स और ये कपड़े, राशन के सामान सब बेच रहे हैं महंगे महंगे, तो ये क्या स्वदेशी के नाम पर नेशनल ट्रीटमेंट को वायलेट नहीं कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, लेकिन बाबा रामदेव गवर्नमेंट नहीं है। समझे आपकी नहीं बात को, वो गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट कभी ये स्वदेशी परदेशी की बात नहीं करती। सिद्धांतों में, भाषणबाजी में अगर कोई करता है तो उसका यहाँ पे अपने आप में उद्देश्य नहीं लिया जाता है, लेकिन सिद्धांतों को जब अप्लाई किया जाता है तो कोई भी विदेश से अगर वस्तु भारत आ रही है, भारत ने अगर उसमें परमिशन किया है और उसमें अगर भारत ने टैक्स रिसीव किया, तो इसके बाद भारत को ऐसे गुड्स को नेशनल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, यह सिद्धांत यह कहता है कि विदेशी वस्तुओं के घरेलू बाजार में प्रवेश करने के बाद आयातित और स्थानीय, यानी कि जो विदेश से गुड्स आए हैं वो और जो भारत में गुड्स बन रहे हैं वो, उनको समान माना जाना चाहिए। यह विदेशी और घरेलू सेवाओं और विदेशी और स्थानीय ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट पर लागू होता है। मतलब क्या कहने का कि अगर कोई कॉपीराइट भारत में है और कोई कॉपीराइट यूएस में है, ठीक है, तो हम यूएस के कॉपीराइट को इंडिया में रेस्पेक्ट देंगे, इंडिया में हम उसको रेस्पेक्ट देंगे। मतलब ये कि हम मानेंगे कि हाँ, इस प्रोडक्ट का कॉपीराइट है। ठीक है, किसी उत्पाद, सेवा या बौद्धिक संपदा की वस्तु के बाजार में प्रवेश करने के बाद राष्ट्रीय व्यवहार लागू होता है, उसके पहले नहीं। जब वो भारत की टेरिटरी में आ जाएगा तब उस पर राष्ट्रीय व्यवहार लागू होगा। इसलिए
आयात पर सीमा शुल्क लगाना राष्ट्रीय व्यवहार का उल्लंघन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इंपोर्ट ड्यूटी एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल लिया है, क्योंकि हम कोई ना कोई टैक्सेशन अपने डोमेस्टिक मार्केट की वस्तुओं पर भी लागू करते हैं। भले ही स्थानीय रूप से वस्तुओं, उत्पादित वस्तुओं और उत्पादों पर समतुल्य कर ना लगाया गया हो। ऐसा हो सकता है कि भारत में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो, इस वजह से हम कुछ टैक्सेशन कम करते हो, या भारत में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जिसकी वजह से हम किसी वस्तु पर डोमेस्टिक टैक्सेशन ज्यादा लगाते हो। तो टैक्सेशन का समतुल्य होना जरूरी नहीं है, ये बात अपने आप नोट करिए, ठीक है। और मुक्त व्यापार, अब देखिए मुक्त व्यापार क्या है? व्यापार बाधाओं को कम करना। अब ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय व्यवहार, नेशनल ट्रीटमेंट के अंतर्गत। मुक्त व्यापार, व्यापार में बाधाओं को कम करना, ठीक है। अभी बाधाएं कैसी होती हैं? जैसे टैरिफ, इसके अलावा कोटा। देखो टैरिफ है सीमा शुल्क, कोटा है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, मात्रात्मक प्रतिबंध। क्वांटिटेटिव का मतलब यह है आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अमेरिका से हम किसी कंपनी की केवल 100 कारों को अलाउ करेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आप समझिए कि आपने कोटा लगा दिया है, ठीक है। आपने नंबर्स का कोटा लगा दिया है कि आप केवल 100 कारों को अलाउ करेंगे। आप अगर ऐसा करते हैं तो आप WTO के सिद्धांतों को वायलेट करते हैं। WTO मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने की बात करता है। WTO के समझौते देशों को प्रगतिशील और उदारीकरण के माध्यम से धीरे धीरे बदलाव लाने की अनुमति देते हैं। मतलब ये कि अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन पहले से लागू है तो उनको धीरे धीरे कम किए जाने की आवश्यकता है। विकासशील देशों को आमतौर पर अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिक समय दिया जाता है। जो भी लाइबिलिटीज हैं, जो भी, अब यहाँ पे लाइबिलिटीज किस तरह की हैं कि अगर कोई कंट्री मान लीजिए कोटा या टैरिफ के नाम पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, रिस्ट्रिक्शन चल रहा है, ठीक है, तो वैसी कंडीशन पे वो रिस्ट्रिक्शन को हटाए जाने चाहिए। लेकिन जो विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनको इन प्रिंसिपल को हटाने के लिए का जो दायित्व है उसको अधिक समय दिया जाता है कि आप हटाओ, लेकिन धीरे धीरे इन चीजों को हटा लो, ठीक है। 1990 के दशक के मध्य में औद्योगिक देशों में औद्योगिक वस्तुओं पर टैरिफ दरें लगातार गिरकर 4% से भी कम हो गई थी, ठीक है। और देखते हैं बाइंडिंग एंड इनफोर्सिबल कमिटमेंट्स। बाइंडिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? WTO में जब देश वस्तुओं और सेवाओं के लिए अपना बाजार खोलने के लिए सहमत होते हैं तो वो प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हैं। वस्तुओं के लिए बाध्यताएं सीमा शुल्क, टैरिफ दर की अधिकतम सीमा के समान है, ठीक है। सीमा शुल्क क्या है? जो टैरिफ दर है उसकी अधिकतम सीमा के समान है। जैसे मान लीजिए कि आपने इंपोर्ट ड्यूटी किसी प्रोडक्ट पे, जैसे कि मान लेते हैं कार पर आपने लगा रखा है 20%, तो ये आपका अधिकतम, ये आपका मैक्सिमम टैक्स होना चाहिए, जिसको हम टैरिफ रेट कह सकते हैं, ठीक है। एक देश अपने व्यापारिक भागीदार के साथ बातचीत किए बिना उच्चतम दरों को बढ़ा नहीं सकता। अब अगर मान लीजिए कि हमने 20% लगा रखा है, वो चाहे US से कार आ रही हो, चाहे चाइना से आ रही हो, कहीं से भी आ रही है, ठीक है, हमने अगर 20% लगा रखा है तो हम किसी एक मेंबर के साथ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पर हमने मान लिया चाइना मान लिया, तो किसी एक मेंबर के साथ ये हम 20% वाली दरों को बढ़ाकर 30% या 25% नहीं कर सकते अगर हमने बातचीत नहीं करी है तो। अगर हमने बातचीत नहीं करी है तो चाइना के साथ हम ये काम बिना बातचीत के नहीं कर सकते। और अगर हमने बिना बातचीत के किया, चाइना को इसमें कोई नुकसान हुआ तो फिर भारत को क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा। ये है WTO के एनफोर्सिएबल कमिटमेंट्स, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, WTO को अपने व्यापार नियमों को प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। WTO के सदस्यों को, जैसे मान लीजिए इंडिया WTO का एक सदस्य है, तो व्यापार के लिए भारत किन किन नियमों को अलाउ करता है और किन किन नियमों को पालन करने के लिए दूसरे देशों को बाध्यकारी बनाता है, उनको पब्लिश करना चाहिए। किसी मोमेंट में हम किसी नए नियम को बिना पब्लिश किए अगर ऐसा बोलते हैं कि ये हमारा नियम है जिसके तहत हम किसी कंट्री को अपने देश में सामान भेजने से मना करते हैं, तो वैसी कंडीशन पे हम WTO के ट्रांसपेरेंसी क्लॉज को वायलेट कर रहे हैं, ठीक है। WTO के पास एक व्यापार नीति समीक्षा तंत्र है जो समय समय पर WTO के सदस्यों के कानूनी और विनियमों की समीक्षा करता है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि WTO ने अगर कोई क्लॉज बनाया है तो उसको WTO फॉलो नहीं करेगा। WTO फॉलो करने के लिए पूरा मैकेनिज्म डेवलप करता है। सभी WTO समझौते एक उपक्रम के रूप में एक साथ आयोजित किए जाते हैं, जिसका मतलब यह है कि सदस्य चुनिंदा देश के रूप में यह नहीं चुन सकते कि वे किस समझौते में शामिल होंगे और किस में नहीं। अगर वो WTO के मेंबर हैं, अगर वो WTO मेंबर हैं
तो WTO के सभी कानूनों से बंधे हुए हैं। ठीक है, WTO के सभी कानूनों से, सभी नियमों से, कानूनों से बंधे हुए हैं। ठीक है, बंधे हुए हैं, इसका ये मतलब है। मतलब ये नहीं कि WTO के किसी एक नियम या किसी एक मेंबर के साथ कुछ ऐसी बातें करें कि हाँ हम ये नियम फॉलो करेंगे और दूसरा नहीं फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई कंट्री ये नहीं कह सकता कि हम MFN फॉलो करेंगे और ट्रांसपेरेंसी नहीं फॉलो करेंगे। नो, आप WTO के सभी कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए, सभी नियमों से बंधे हुए। हाँ, आपको एक्सेप्शन मिल जाता है इंप्लीमेंट करने का, आपको नेगोशिएशन के माध्यम से कुछ रिलीफ मिल सकता है, वो एक अलग बात है। ठीक है, आप अपने आप से रूल्स चूज नहीं कर सकते। WTO इसके समझौते के एकल पैकेज हैं। ठीक है, WTO और इसके समझौते अपने आप में एकल पैकेज हैं, जिसमें सदस्य राज्यों को, सदस्य देशों को सभी या कुछ नहीं के आधार पर शामिल होना चाहिए। या तो सभी को फॉलो करेगा और WTO का मेंबर बनेगा, या किसी को फॉलो नहीं करेगा और WTO का मेंबर नहीं बनेगा। ठीक है, WTO में मतदान नहीं होता, बल्कि आम सहमति पर डिसीजन लिए जाते हैं। आम सहमति पर डिसीजन लेने की परंपरा रही है। यह सभी सदस्यों को सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि उनके हितों पर ठीक से विचार किया जाए, भले ही बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के समग्र हितों में एक आम सहमति शामिल होने के निर्णय ले सकता है। जहां आम सहमति संभव नहीं है, वहां WTO मतदान की अनुमति देता है। मतलब प्राइमा फेसी वोटिंग नहीं होती, प्राइमा फेसी वोटिंग नहीं होती। हाँ, लेकिन जहां पे कंसेंसस बिल्ड नहीं होता, सहमति नहीं बन पाती है, वहां पे मतदान होता है। ठीक है, एक वोट बहुमत से डाले गए वोटों से और एक देश एक वोट के आधार पर जीता जाता है। ठीक है, मतलब 1 वोट 1 नेशन का प्रिंसिपल ये फॉलो करता है। आप जरा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, यहां पे कुछ एनालिसिस समझ लेते हैं कि आखिर हमने शुरुआत में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात करी थी, और उसके माध्यम से हमने ये बोला था कि हम लोग ये एनालाइज करेंगे, ये विश्लेषण करेंगे, ये विश्लेषण करेंगे कि आखिर कैसे, क्या वजह थी जिनकी वजह से पुअर नेशंस ने, गरीब देशों ने WTO के बनने के साथ इसका काफी विरोध किया था। अब जरा एक एक एनालाइज करिए। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन। मतलब ये कि हम WTO के किसी मेंबर के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अब जरा समझते हैं, मान लेते हैं कि कुछ गरीब देश हैं, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या कीनिया या नया नया बना हुआ बांग्लादेश। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है किसी देश के साथ, तो जो हाईली मैन्युफैक्चरिंग या एडवांस इकोनॉमी है, एडवांस इकोनॉमी है, जो जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग का इंफ्रा अच्छे से डेवलप है, अच्छे से डेवलप्ड है, तो आपको नहीं लगता कि वो इजिली बांग्लादेश में अपने गुड्स का एक्सपोर्ट कर सकता है? उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजी और मशीनरी सब कुछ डेवलप्ड है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि अगर ये गुड्स बांग्लादेश में इजिली जा रहा है, ये गुड्स कीनिया में इजिली जा रहा है, तो इनके गुड्स को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कॉम्पीट नहीं कर सकता? नोट किया कि नहीं आपने बात में? कॉम्पीट नहीं कर सकता। या इवन इंडिया कहें तो इंडिया ऐसे एडवांस इकोनॉमी के गुड्स को कॉम्पीट नहीं कर सकता, तो इंडिया का एक्सपोर्ट प्रभावित होता है। ठीक है, एक तो ये बड़ी वजह थी। अब आप देखिए, एक एक करके देखिए। फिर ये बात करते हैं एक्सेप्शंस की, कि जैसे मान लीजिए फ्री ट्रेड एरिया बनाते हैं। एक्सेप्शन में इन्होंने बोला कि हाँ फ्री ट्रेड एरिया बना सकते हैं, FTA। अब आप मेरे को बताओ, कभी आपने देखा है कि जो पुअर पीपल हैं, जो छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं, जिनकी कंट्रीज में एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इंफ्रा, सर्विस सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट, ये ठीक से डेवलप नहीं है, वो क्या आपस में कोऑपरेशन के साथ रह सकते हैं क्या? देखो, वो FTA के नाम पे कोऑपरेशन बनाते हैं, लेकिन उनका जो कोऑपरेशन है वो उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। यही अतीत कहता है, यही अनुभव कहते हैं। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, सार्क के ज्यादातर मेंबर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्री हुए। ठीक है, ज्यादातर मेंबर की पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड एवरेज से काफी नीचे है, इंक्लूडिंग भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, है ना, नेपाल। इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। क्या ये सार्क फ्री ट्रेड एरिया इफेक्टिव काम कर रहा है?
क्या आप कह सकते हैं कि सार्क कुछ फ्री ट्रेड एरिया जो है वो ईयू की तरह इफेक्टिव तौर पे काम कर रहा है, या नाफ्टा की तहत नाफ्टा की तरह ये इफेक्टिव तौर पे काम कर रहा है? नाफ्टा में क्या है? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। नाफ्टा 2 भी आ गया है, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में आया था, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें कनाडा है, यूएस है, मैक्सिको है, ईयू में ज्यादातर विकसित देश हैं। इनका एफटीए इफेक्टिव तौर पर चल रहा है, इनका एफटीए इफेक्टिव तौर पर चल रहा है। आपको लगता है अफ्रीका के एफटीए इफेक्टिव तौर पर चल रहे हैं? नहीं, यहां पे जितना दो देशों के बीच में ट्रेड है, इनका उतना टोटल ट्रेड नहीं है। यहां पे जितना दो छोटे छोटे देशों के बीच में ट्रेड है सार्क का, आपस में टोटल ट्रेड उतना नहीं है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि जो डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल हैं, वो प्रिंसिपल को शुरुआत में ही ये बिलीव किया जाता था कि वो डेवलप्ड इकोनॉमीज के फेवर में टिल्टेड हैं। क्यों? अगर इक्वालिटी की बात दो असमान इनकम वाले देशों के बीच में की जाए तो वो अपने आप में असमानता है। ध्यान से सुनिए, और जिसको भूल सकने का डर हो वो लिखे इस बात को, कि अगर इक्वालिटी की बात दो असमान देशों के बीच में की जाए तो वो अपने आप में इनइक्वालिटी है। जैसे ये कहा जाए कि द ग्रेट खली और आपके बीच में युद्ध होगा, आपके बीच में मुक्केबाजी होगी जिसमें कि समान नियम होंगे। क्या आप बताइए, ये अपने आप में असमानता नहीं है? क्योंकि एक की इसमें एक्सपर्टीज है और आप बेचारे ठहरे पेन कलम वाले यूपीएससी एस्पायरेंट। ये बिल्कुल उसी तरह है कि अमेरिकन ट्रेड और बांग्लादेश के ट्रेड को, या अमेरिकन ट्रेड और इंडियन ट्रेड को अपने आप में एक ही मिरर से देखने की कोशिश करना अपने आप में जस्टिफिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करना है, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो ये आपने एफटीए की बात करी, समझी, और एमएफएन की बात समझी, जिसमें कि हमने देखा। अब तीसरी बात समझते हैं, डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स है वो कैसे बनते हैं? कंसेंसस से, ठीक है, कंसेंसस से। आप एक चीज बताओ, आईएमएफ में वोटिंग होती है, क्यों? क्योंकि वहां पे कोटा है कि जिसका जितना पार्टिसिपेशन उतना उसका वोटिंग राइट है ना, उसका। अब पार्टिसिपेशन किसका ज्यादा होगा? जो रिच है। डब्ल्यूटीओ में ऐसा क्यों नहीं है? डब्ल्यूटीओ में वन मेंबर वन वोट प्राइमा फेसी यूज क्यों नहीं किया जाता? वन मेंबर वन वोट प्राइमा फेसी क्यों नहीं? वो तब यूज किया जाता है जब कंसेंसस फेल्ड हो जाए, कंसेंसस फेल हो जाए तब ये यूज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज कंसेंसस की बात करते हैं। कंसेंसस का मतलब क्या है कि 2, 4, 5 डेवलप्ड नेशन जिनका इंटरेस्ट बन रहा है वो पुअर नेशंस को पहले कन्विंस करेंगे, उन्हें छोटे छोटे पैकेज देके, छोटे छोटे बेनिफिट्स देके, कुछ पैसा उनके यहाँ ग्रांट देके, इस तरह से गरीब देशों को कन्विंस करेंगे ताकि बातें उनकी फेवर में हो जाएं और वो आराम से कंसेंसस बना के चीजों को अप्लाई कर ले। वन शॉट वोटिंग नहीं होती। तो ये वो बहुत सारे रीजन हैं जिनकी वजह से, और बहुत सारे रीजन हम लोग मेंस के टाइम में डिस्कस करेंगे, जिनकी वजह से डब्ल्यूटीओ के इंसेप्शन से ही, जब से डब्ल्यूटीओ बना, सोशलिस्ट ब्लॉक, कम्युनिस्ट ब्लॉक और पुअर नेशन ने इसका खुल के मुखर विरोध किया, ठीक है। और इस प्रकार से डब्ल्यूटीओ का फिर फॉर्मेशन होता है। डब्ल्यूटीओ इन सिद्धांतों के आधार पर काम करता है। अब जरा देखते हैं कुछ क्वेश्चन। द टर्म अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, देखो हिंदी मीडियम वाले अपना, इंग्लिश मीडियम वाले अपना देखते रहे, ठीक है। कृषि पर समझौता, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय के अनुप्रयोग, एसपीएस अग्रीमेंट की बात हो रही है। एग्रीकल्चर अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की बात हो रही है, ठीक है। और साथ में एसपीएस और पीस क्लास की बात हो रही है। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर, एसपीएस स्वच्छता और पादप पर स्वच्छता उपाय, एसपीएस, और कृषि पर समझौता, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसके अलावा पीस क्लास किसके संबंध में अक्सर दिखाई देता है? किसके संबंध में? बहुत आसान है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में, ठीक है, बहुत आसान है। अभी अभी हमने पढ़ा। वस्तु व्यापार पर अन्य समझौते। अब हम देखते हैं कि गुड्स के जो ट्रेड होते हैं, ये इनमें दूसरे कौन कौन से समझौते थे, ठीक है। तो देखो, एक तो हमने गैट पढ़ा था 1947, GATT 1947 हमने पढ़ा, ठीक है। फिर उरुग्वे राउंड आता है, URUGAY, उरुग्वे राउंड 1986 से 1994। इसके बाद डब्ल्यूटीओ बनता है। डब्ल्यूटीओ के स्ट्रक्चर में क्या क्या है? गैट है, GATT 1994,
फिर GATS है, GATS जिसको हम बोलते हैं गैट्स। ठीक है, तो अब हम जो ये GATT 1994 में बात कर रहे हैं, ये वो वाला गैट है। ठीक है, जो WTO के अंतर्गत है। अब इसके अंतर्गत कुछ अन्य महत्वपूर्ण समझौते हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो हमने एक देखना है SPS अग्रीमेंट क्या है, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय क्या है, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी। देखो यहाँ पे देखो, स्वच्छता की बात है कि वो चीज अपने आप में स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, और किसकी बात है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। तो किन प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को किन के आधार पर देखा जाएगा कि ये कौन कौन सी कंडीशन पूरी करते हैं, और वो हम चेक करेंगे यहाँ पे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई। यह आपका फैक्चुअल वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, जिसके साथ WTO समझौते के आवेदन पर समझौता हो गया। SPS समझौता उपायों के आवेदन पर समझौता, उपायों के आवेदन पर समझौता, जिसमें कि भोजन सुरक्षा यानी कि फूड सेफ्टी की बात हो रही है, पशु और पौधे के स्वास्थ्य की बात हो रही है, एनिमल एंड प्लांट हेल्थ की बात हो रही है, मानकों के लिए बुनियादी नियम निर्धारित करते हैं। एक एक देखते हैं। मतलब ये कि अगर कोई एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, कोई प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, एक नेशन से दूसरे नेशन में जा रहा है, तो वो अपने आप में ह्यूमन हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ह्यूमन हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, पशु और पौधे के स्वास्थ्य की बात हो रही है। मतलब ये कि एनिमल हेल्थ को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कहीं की बायोडायवर्सिटी को प्रभावित नहीं करना चाहिए। जब भी हम प्लांट हेल्थ की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि वहां की बायोडायवर्सिटी को ये नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह समझौता देशों को अपने स्वयं के मानक निर्धारित करने की अनुमति देता है। मतलब ये कि WTO का एक कोई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं है, ये बात ध्यान रखना। UPSC प्रीलिम में ऐसे स्टेटमेंट बहुत फंसाते हैं। यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड WTO नहीं बनाता है, यानी कि नेशन अपनी मर्जी से ये स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं, और वो स्टैंडर्ड को यूनिफॉर्मली सभी देशों के साथ फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग देशों के लिए इसमें अलग अलग मेजरमेंट यूनिट बनाए जा सकते हैं। ये इसका अपने आप में एक लूप होल कहा जाता है। क्यों, पहले हम समझते हैं कि ऐसा है क्यों, इसका एडवांटेज क्या है, तब हम लूप होल की बात करेंगे, है ना। अदरवाइज सारी चीजें जो है वो क्रिटिकल नजर आती हैं। हमें यथार्थ पे रहना है, हकीकत पे रहना है कि कैसे इसमें लूप होल निकलते हैं। तो पहले ये बात कि WTO के जो मेंबर हैं वो अपने आप से SPS अग्रीमेंट के आधार पर हेल्थ के ग्राउंड पर चीजों में एक्सेप्शन लगा सकते हैं, अपने लिए नियम बना सकते हैं। तो कैसे, जैसे कि मान लीजिए इंडिया एक कंट्री है, इसकी कंट्री में 2 जगह से चॉकलेट आ रही हैं। चॉकलेट एक आ रहा है कीनिया से, एक आ रहा है UK से। चॉकलेट, प्रोडक्ट का नाम है चॉकलेट। ठीक है, देखो अब अगर इंडिया जो है कीनिया और UK की चॉकलेट में अलग अलग SPS पैरामीटर फॉलो करता है कि हाँ UK की चॉकलेट को कितने टेम्परेचर, कितने ड्यूरेशन तक ड्यूरेबल होना चाहिए, क्योंकि UK में ऑलरेडी टेम्परेचर कम होता है, तो मे बी कि वहां पे प्रिजर्वेटिव्स और सेफ्टी मेजर्स कम यूज हुए हों। इंडिया का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कीनिया का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ऐसी कंडीशन पे हो सकता है कि कीनिया का जो प्रोडक्ट हो वो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से ज्यादा मैच कर रहा हो, बिकॉज यहाँ पे सिमिलर टेम्परेचर है। UK में कोल्ड क्लाइमेट है, वहां पे हो सकता है प्रिजर्वेटिव्स कम यूज किए जा रहे हो। ऐसी कंडीशन में इंडिया UK के प्रोडक्ट को SPS अग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए लेने से रिजेक्ट कर सकता है। चलो, इंडिया नॉर्मली रिजेक्ट नहीं करता, क्यों, हमको तो दुनिया में गरीब देश माना जाता है। अब ज्यादा कहानी कौन करता है, ये डेवलप्ड कंट्रीज। अभी याद है ना अल्फांसो मैंगो, यूरोप ने मना कर दिया लेने से। क्यों मना कर दिया, बोला कि इनके मैंगो में बैक्टीरिया पड़ जाते हैं। अरे इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, तो वैसी कंडीशन में अगर टेम्परेचर चेंज होने की वजह से कोई कोल्ड एरिया के बैक्टीरिया से जो इसको अट्रैक्ट करते हैं, तो आप उन पे बातचीत करके उसके सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, लेकिन अग्रीमेंट कैंसिल करना ये आपकी हिपोक्रेसी दिखाता है। ठीक है, चाइना अक्सर ऐसा करता है कि वो इंडियन मेडिसिन को किसी न किसी ग्राउंड पर आके ऑब्जेक्शन करता है, तो जिसकी वजह से कंट्रीज को राइट मिल जाता है, एक तरीके से वर्चुअल राइट जिसको बोलते हैं, मिल जाता है कि वो जिस देश का सामान नहीं लेना चाहता, खासतौर से वो कमोडिटी जो कंजम्पशन के नेचर की हैं,
तो उनके लिए एसपीएस अग्रीमेंट के तहत वो बैरियर लगाता है फिर, ठीक है, वो बैरियर लगा देता है। और इस पे जो है डब्ल्यूटीओ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कंट्रीज अपने लिए नियम स्वयं बना सकते हैं, मानक अपने लिए स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। हाँ, डब्ल्यूटीओ कुछ अच्छी बातें यहां पे करता है कि ये जो नियम होने चाहिए ना, ये विज्ञान आधारित होने चाहिए। विज्ञान आधारित मतलब ये कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरे रिलीजन को अफेक्ट करता है, मेरे कल्चर को अफेक्ट करता है, ये बैरियर लगाने के सही ग्राउंड नहीं है, ये बैरियर लगाने के सही ग्राउंड नहीं है। उन्हें केवल मानव, पशु और पौधे के जीवन या स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक सीमा तक लागू किया जाना चाहिए, ना कि कोई कल्चरल और बिलीफ के आधार पर कोई पैरामीटर लगाकर आप बैरियर लगा दो। नहीं, ऐसे बैरियर नहीं लगाने, ठीक है। वो साइंटिफिक होने चाहिए। ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और प्लांट हेल्थ से संबंधित अगर कोई रिस्क है तो ही वो बैरियर लगाने चाहिए, और वो भी साइंटिफिक पैरामीटर पर जज किया होना चाहिए। उन्हें मनमाने ढंग से अनुचित रूप से देशों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए जहां पे समान स्थितियां मौजूद हैं। दे शुड नॉट आर्बिट्ररली और अनजस्टिफिएबली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन नो, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए जहां पे आइडेंटिकल या सिमिलर कंडीशन प्रिवेल करते हैं। जैसे मैंने बोला, मान लीजिए इंडिया है, पाकिस्तान के गुड्स हैं, तो इंडिया पाकिस्तान में लगभग सिमिलर क्लाइमेट है, तो वैसी कंडीशन पर इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे पे एसपीएस अग्रीमेंट का यूज करके बैरियर नहीं लगाने चाहिए, ऐसा कहा जा सकता है। अब जरा देखते हैं कि अब चूंकि हमने क्या बोला, यूपीएससी में जो इकोनॉमी आती है कैसी आती है, पहले एक बार फिर से मैं थोड़ा भाषणबाजी कर लूं, कभी कभी तो मौका मिलता है। यूपीएससी में जो इकोनॉमी आती है कैसी आती है, अप्लाइड पार्ट की। क्यों? क्योंकि आपको किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं बनना, आपको बनना है ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट को अपने ज्यूरिसडिक्शन और अपने टेरिटरी में इन प्रिंसिपल्स को लागू करना होता है, और लागू करने के लिए आपको चीजों का अप्लाइड पार्ट आना जरूरी है, तभी तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो जरा देखते हैं एसपीएस रेगुलेटरी रिजीम लागू कैसे होता है ना। आसान है ना, समझ लिया ना क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। एसपीएस रेगुलेटरी रिजीम ये बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होने चाहिए, मतलब साइंटिफिक पैरामीटर पर बेस्ड है, ठीक है। अगर हाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पर गुड्स को अलाउ किया जाना चाहिए, ठीक है, गुड्स को अलाउ किया जाना चाहिए और गुड्स का ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। एक बात, अगर नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमें वैलिड रिस्क असेसमेंट देना होगा। अब वैलिड रिस्क असेसमेंट, तो हम इसे साइंटिफिक लेवल की इंक्वायरी कहते हैं। वैलिड रिस्क असेसमेंट की क्या रिस्क है, क्यों हम किसी प्रोडक्ट पे बैरियर लगा रहे हैं, ठीक है। और अगर हमने वैलिड रिस्क असेसमेंट कर लिया, हमको लगा कि ये लेजिटिमेट प्रोडक्ट नहीं है, तो हम परमिशन नहीं देंगे, ठीक है। तो परमिशन नहीं देंगे यानी कि वो प्रोडक्ट हम अपने देश में आने से रोक देंगे, बैरियर अलाउ है फिर। अब दूसरी बात, अगर रिस्क असेसमेंट के बाद हमने उसे अलाउ किया, उस प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट अलाउ हो गया, तो उसके बाद उसको ये देखना पड़ेगा कि उसका ट्रेड इंपैक्ट, तो इसे पॉलिसी लेवल का बैरियर कहते हैं। उसका ट्रेड इंपैक्ट कैसा है। अगर ट्रेड इंपैक्ट इनलेजिटिमेट है, मतलब ये कि चाइना ने अपनी स्टील को एकदम सस्ता कर दिया है, भारत में ट्रेड इंपैक्ट उसका बहुत नेगेटिव होगा और जानबूझ के किया गया है, वैसी कंडीशन पर ये इनलेजिटिमेट हो सकता है। लेकिन इंडिया के केस में अगर इंडिया ने इसे लेजिटिमेट बोला, तो उस गुड्स को लेने के लिए हम तैयार। तो ये पॉलिसी लेवल के बैरियर हैं, नॉर्मली इनकी इस तरह से एग्जामिनेशन होते हैं। अब जरा देखते हैं, एसपीएस समझौते को विभिन्न मानकों और उत्पादों के निरीक्षण के विभिन्न तरीकों, अगर उनका वैज्ञानिक औचित्य है तो, का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। सदस्य देशों को अंतरराष्ट्रीय मानकों, दिशा निर्देशों और सिफारिशों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जोखिमों के उचित मूल्यांकन, क्या रिस्क है उनका उचित मूल्यांकन होना चाहिए, और उसके आधार पर उच्च मानक भी निर्धारित कर सकते हैं, जबकि दृष्टिकोण सुसंगत हो, मनमाना नहीं हो। सभी देश यह सुनिश्चित करने के लिए भोजन उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित है। इसके लिए उपभोक्ताओं के लिए जानवरों और पौधों के बीच में कीट या बीमारियों का प्रसार नहीं होगा, ये बात जरूरी है। ऐसे उपाय जरूर किए जाने चाहिए। ये सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, देखो फाइटो का मतलब होता है प्लांट ओरिजिन, ये सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी उपाय कई रूप ले सकते हैं, जैसे कि रोग मुक्त क्षेत्रों से उत्पाद होना। जैसे मान लीजिए कहीं पे, मान लीजिए कोई किसी कंट्री में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा है,
तो वहां से आने वाले वस्तु पर हम बैरियर लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा है। ठीक है। और उत्पादों का निरीक्षण होना चाहिए, उत्पादों का विशिष्ट उपचार या प्रसंस्करण हुआ हो, कीटनाशकों की स्वीकार्य अधिकतम स्तर की स्थापना या केवल कुछ एडिटिव्स की उपयोग की अनुमति होना चाहिए भोजन में। ठीक है। तो मतलब ये कि हाँ, कि एडिटिव का स्टैंडर्ड लेवल क्या है, उससे ज्यादा तो नहीं है। ये जो फूड एडिटिव होते हैं ना, कई सारे टेस्ट को या उनकी फूड की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए एडिटिव्स यूज किए जाते हैं, तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आधार पर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, सो दैट कि ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करने लगे। अगर ऐसा है तो फिर बैरियर लगाया जा सकता है। उसी तरह का हम देखो एसपीएस एग्रीमेंट के तहत कि फूड सेफ्टी कोडेक्स है, यूपीएससी प्री में आ चुका है। ठीक है, यूपीएससी में आ चुका है। एनिमल हेल्थ के लिए दूसरे पैरामीटर है, प्लांट हेल्थ के लिए आईपीपीसी है। ठीक है। तो हम केवल फूड सेफ्टी कोडेक्स पढ़ेंगे, बिकॉज इस तरह के ना बहुत सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अवेलेबल हैं, हमको पढ़ना वो चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। तो फूड सेफ्टी कोडेक्स क्या है? कोडेक्स है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जो कि अपने आप में इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड बॉडी है, जो इंटरनेशनल फूड के स्टैंडर्ड को डिसाइड करते हैं कि फूड का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उन्हें किन पैरामीटर में जस्टिफाई होने चाहिए। एक बात, किसके द्वारा बनाया गया है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूटीओ ने मिलकर 1963 में इसको बनाया था, जिसके ऑब्जेक्टिव क्या है? कंज्यूमर हेल्थ की रक्षा करना और फूड ट्रेड में फेयर प्रैक्टिस को इंश्योर करना। ठीक है। और देखते हैं अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसको देखिए। अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एसपीएस एग्रीमेंट, पीस क्लास किससे रिलेटेड है? बहुत आसान था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू समटाइम फाइंड द टर्म अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स? मतलब आप निम्नलिखित में किसके संदर्भ में कभी कभी अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स सुनते हैं? ठीक है, डब्ल्यूटीओ मामले के संदर्भ में। बहुत आसान है, डब्ल्यूटीओ, ना कि सार्क, ना यूएनएफसीसीसी, ना एफटीए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हमको सबसे पहले देखना है। कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपने नोट किया कि नहीं? देखो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का लक्ष्य क्या है, पहले देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर डब्ल्यूटीओ में अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर फाइनलाइज हुआ, तो उसका मतलब यह है कि एग्रीकल्चर में सब्सिडीज जो दी जाती हैं, सब्सिडीज दी जाती है ना, सब्सिडी, हाँ, इन सब्सिडीज को रेगुलेट करना, और जो मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड है सब्सिडीज का, उससे ज्यादा सब्सिडीज ना दी जाएं। ठीक है, ये है इसका मेन मोटिव। इसके तहत कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उनको सभी डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स को फॉलो करना होगा। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य कृषि को दी जाने वाली घरेलू सहायता, जिसे हम सब्सिडी बोलते हैं भारत में, को अनुशासित करना, मतलब रेगुलेट करना और कम करना। साथ ही सदस्य देशों की उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के संदर्भ में घरेलू कृषि नीतियों को डिजाइन करने में स्वतंत्रता भी देना है। सरकार द्वारा दी जाने वाली घरेलू सहायता यानी कि सब्सिडी की प्रकृति को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक वे जो व्यापार को प्रभावित नहीं करते हैं, या करते भी हो तो न्यूनतम करते हैं, जिनको हम ग्रीन बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन बॉक्स के तहत वो सब्सिडी आती है जो व्यापार को प्रभावित नहीं करती हैं या न्यूनतम करती हैं। तो इस ऐसे केस में डब्ल्यूटीओ ऐसी सब्सिडी को अनुमति देता है। ऐसी सब्सिडी को अब ये ग्रीन बॉक्स क्या है समझेंगे, अभी डिटेल में समझेंगे। समर्थन वो जो व्यापार को विकृत करता है, जिसको हम अम्बर बॉक्स के तहत पढ़ते हैं, और डब्ल्यूटीओ ऐसी सब्सिडी को प्रतिबंधित करता है, अनुमति नहीं देता है, प्रतिबंधित करता है। डब्ल्यूटीओ सभी घरेलू समर्थन को 3 श्रेणी में वर्गीकृत करता है। उपरोक्त 2 श्रेणियां तो हमने पढ़ ली, एक ग्रीन बॉक्स, एक अम्बर बॉक्स। ठीक है, एक तीसरी श्रेणी है जो मूल रूप से विकृति प्रवृत्ति की है, लेकिन व्यापार में विकृति बहुत कम है, इसलिए डब्ल्यूटीओ इसकी अनुमति देता है, और जिसको हम बोलते हैं ब्लू बॉक्स, हमने ग्रीन बॉक्स पढ़ लिया, जिसमें कि सब्सिडीज पूरी तरह से अलाउ है, कोई लिमिट नहीं, कितना भी अमाउंट सरकार खर्च कर सकती है, दे सकती है। ग्रीन बॉक्स के तहत हमको अगर ये पता हो कि ग्रीन बॉक्स होता क्या है, तो हमारा काम हो जाए, बिल्कुल जानेंगे, इसीलिए तो बैठे हैं। दूसरी बात क्या है, अम्बर बॉक्स। अम्बर बॉक्स के तहत सब्सिडीज जो है वो कितना अलाउ है? 5% डेवलप्ड कंट्रीज के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 10%, इससे ज्यादा सब्सिडीज नहीं होनी चाहिए। तो ये है हमारा अम्बर बॉक्स। देखो सब्सिडीज सहायता होती है जो
कृषकों को खाद को सस्ता करने में, बिजली को सस्ता करने में, बीजों को सस्ता करने में, या दूसरी तरह की सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है, ये सब उन सब्सिडीज की बात हो रही है। ब्लू बॉक्स में बेसिकली कोई लिमिट नहीं है, पहली बात तो ये, लेकिन ये सब्सिडीज जो है वो ट्रेड डिस्टोर्शन करती हैं, बट वो मिनिमम करती हैं, इसलिए इनको जो है अलाउ किया गया है। और देखते हैं डोमेस्टिक सपोर्ट ऑन एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट के तहत हम लोग डोमेस्टिक सपोर्ट देख रहे हैं। डोमेस्टिक सपोर्ट में हमने देखना है सबसे पहले ग्रीन बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स क्या है? सब कुछ हरा हरा, जैसा कि अच्छा ये अलाउ है WTO के अंतर्गत। क्यों? इसमें है क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना एग्रीकल्चर की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, जैसे नहर बनाना। अब ये मैंने उदाहरण क्यों यूज किया? यूपीएससी अगर उदाहरण दे के पूछ ले कि WTO में ये सब्सिडीज किसके तहत आएंगी, किस बॉक्स के तहत आएंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना ग्रीन बॉक्स के तहत आएगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर किसका हो सकता है? सिंचाई का, नहर, बिजली का, पावर सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर, वायर, केबल, ये सब बिछाना, फूड सिक्योरिटी के जो इंफ्रा है वो, जैसे पीडीएस शॉप्स और ये सारी चीजें बनाना, सार्वजनिक स्टॉक की होल्डिंग करना, इससे संबंधित है। हाँ, होल्डिंग करना नहीं, होल्डिंग से संबंधित इंफ्रा क्रिएट करना, ये ध्यान दो, बात इंफ्रा क्रिएशन की हो रही है। ऐसे खर्च अगर गवर्नमेंट करती है तो WTO इनको परमिट करता है। जरूरत के हिसाब से आबादी के वर्ग को घरेलू सहायता और उत्पादकों को सीधा भुगतान जो उत्पादन से जुड़ा नहीं हो किया जा सकता है। ठीक है, एनी डायरेक्ट पेमेंट टू प्रोड्यूसर विच इज नॉट लिंक्ड टू प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इसके तहत दी जाने वाली सब्सिडी सामान्यतः व्यापार में विकृति उत्पन्न नहीं करती है, और अगर करती है तो बहुत ही मिनिमम है ना। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने नहरें बना दी, इसके माध्यम से भारत में सिंचाई सस्ती हो जाएगी, तो किसानों को उसका लाभ तो मिलेगा, जिसके माध्यम से उनका जो फूड प्रोडक्शन है वो सस्ता हो जाएगा। कुछ तो बेनिफिट है। इस आधार पर कह सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा तो डिस्टोर्ट करती है, बट दैट इज नॉट डायरेक्ट डिस्टोर्शन, दैट इज वेरी लिटिल, है ना, इसलिए इनको इग्नोर किया जाता है। और इसमें जो है WTO ऐसे इंफ्रा को क्रिएट करने में, सब्सिडी देने के लिए किसी भी देश को बाध्य नहीं करता। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण, अनुसंधान, आपदा राहत इत्यादि पर सब्सिडी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। गवर्नमेंट चाहे तो जितना पैसा इसमें खर्च करे, बशर्ते ये नीति विशिष्ट मानदंडों के अनुरूप हो। ब्लू बॉक्स देखो, ब्लू बॉक्स के तहत क्या क्या है? पहली बात तो ये कि इसमें ट्रेड डिस्टोर्शन है, हाँ, बट मिनिमम, कम है। ठीक है, अच्छा यहां शुरू करते हैं। ये आमतौर पर यहां से ये आमतौर पर शर्तों के साथ अंबर बॉक्स है। मतलब ये इसका सब्सिडी का नेचर कैसा है? अंबर बॉक्स की जैसा, विद कंडीशन, शर्तों के साथ। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी स्थितियों में कमी लाने हेतु चीजों को डिजाइन किया जाता है। जो व्यापार में विकृति उत्पन्न करती हो उनको कम करो, सीधी बात है। आमतौर पर अंबर बॉक्स में शामिल उस सब्सिडी को नीले बॉक्स में रखा जाता है जिसे प्राप्त करने के लिए किसानों ने अपनी उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है। मतलब ये प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम के तहत है। प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम के तहत है। दे आर डायरेक्ट पेमेंट अंडर प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम। मतलब इसमें किसान अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएगा, वो सब्सिडी लेगा अपना प्रोडक्शन डाइवर्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 एकड़ लैंड है, ठीक है, उसमें वो किसान जो है सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसने क्या बोला कि इस सब्सिडी का उपयोग वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नहीं करेगा। बस इतनी सी बात है। तो प्रोडक्शन लिमिटिंग का मतलब ये नहीं कि प्रोडक्शन कम करना है, बल्कि मतलब यह है कि इससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ना चाहिए, बस इतना मतलब। ठीक है, एक मिनट, इसकी जो ऊपर की एक लाइन रह गई थी ये वाला, हाँ। निश्चित क्षेत्रों में पशुधन की संख्या के आधार पर भुगतान किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 50 भैंसों पर सरकार जो है, या 50 गायों पर सरकार इसमें सब्सिडी दे रही है, दे सकते हैं। ठीक है, भुगतान जो है वो वास्तविक उत्पादन ऑफ से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब भुगतान इस बात से जुड़ा नहीं है कि अगर किसान जो है इतने लीटर मिल्क प्रोड्यूस करेगा तो दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम है। यहाँ पे प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिसीव द पेमेंट, बट एक्चुअल पेमेंट जो है वो प्रोडक्शन से लिंक नहीं होना चाहिए, ये है बात। ठीक है, नंबर ऑफ काउज या बफलो या हॉर्सेस पे ये सब्सिडी दी जा सकती है, बट वो
डायरेक्ट किसी प्रोडक्शन से लिंक नहीं है। अच्छा और बात, इट कवर्स पेमेंट डायरेक्टली लिंक टू द एरियाज, मतलब कितने एकड़ है इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। एनिमल नंबर्स कितना है इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। विच आल्सो लिमिट प्रोडक्शन बाय इम्पोजिंग प्रोडक्शन कोटास। अब जैसे इसमें मान लीजिए किसान को बोला गया कि अगर तुम 100 टन तक व्हीट प्रोडक्शन करते हो तो आपको सब्सिडी मिलेगी, उससे ज्यादा प्रोडक्शन करते हो तो नहीं मिलेगी, हो गया प्रोडक्शन लिमिटिंग, ठीक है। वर्तमान में ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर खर्च करने की कोई सीमा नहीं है। ब्लू बॉक्स के तहत किसान को सरकार किसी भी प्रकार के या बड़े अमाउंट की सब्सिडी दे सकता है। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर अंबर बॉक्स में दोबारा आएंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं WTO के तहत बॉक्सेस। ये बॉक्सेस कैसे बनाए गए हैं? ये बॉक्सेस बनाए गए हैं ट्रैफिक लाइट के कलर को फॉलो करते हुए। ग्रीन का मतलब गो फॉर इट, ठीक है। ब्लू का मतलब है स्लो डाउन, ऐसी सब्सिडी को कम करो और रिड्यूस करो। ग्रीन का मतलब है गो अहेड का मतलब सब्सिडी दो, कितना भी दो, ठीक है। और अंबर बॉक्स का मतलब है मना है। अंबर कलर जब आ जाता है ट्रैफिक लाइट में, आपको जो येलो येलो दिखाई देता है ना, वही अंबर बॉक्स है। यहाँ पे देखो ये है अंबर बॉक्स, तो इसके तहत फॉरबिडन है, सब्सिडी मना है। ग्रीन बॉक्स के तहत क्या क्या आती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सटेंशन सर्विसेज। एक्सटेंशन का मतलब होता है साइंटिफिक सपोर्ट, ठीक है। जैसे किसान कॉल सेंटर इत्यादि है, जहां पे कि किसानों को सपोर्ट दिया जाता है। किस प्रकार का सपोर्ट दिया जाता है? ऐसा कि उन्हें किस समय कौन सी खेती करनी चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर, कौन से इनपुट अप्लाई करने चाहिए, कौन से कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए, वो सपोर्ट यहाँ पे दिए जाते हैं। तो उनको हम बोलते हैं एक्सटेंशन सर्विसेज। मतलब इसमें जो है R&D और साइंटिफिक इनपुट का सपोर्ट दिया जाता है। यहाँ साइंटिफिक इनपुट का मतलब ज्ञान से है, कोई यहाँ पे वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करते हैं, तो एक एक्सटेंशन सर्विस है, नॉलेज शेयरिंग बात है ना। PDS ये ग्रीन बॉक्स में हमारा आ रहा है। इसके अलावा डीकपल्ड पेमेंट्स, जैसे किसानों को PM किसान के तहत जो सब्सिडी दी जा रही है वो यहाँ पे आ रही है। डीकपल्ड पेमेंट का मतलब है कि ये पेमेंट सीधे किसानों के प्रोडक्शन से लिंक नहीं है। इस पैसे को किसान कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, ओपन, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। इसके लिए एनेक्सर 2 होता है। पार्ट 5 में ब्लू बॉक्स का मेंशन है, जिसमें प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज होती हैं। मतलब एक प्रोडक्शन ना बढ़ाओ, वो वाली सब्सिडीज दी जा सकती हैं। अब बात करते हैं अंबर बॉक्स की। अंबर बॉक्स बेस्ड है एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट में, जिसमें कि दे आर सब्जेक्ट टू रिडक्शन कमिटमेंट। मतलब इसमें जो है हम अपने जो सब्सिडीज हैं उनको रिड्यूस करेंगे। जैसे MSP इसके तहत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। PDS ग्रीन बॉक्स, MSP अंबर बॉक्स, याद रखना, भूल नहीं जाना। ये इस साल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। MSP पे बहुत विवाद हुआ है। नो प्रोडक्ट स्पेसिफिक, ये कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। इनपुट सब्सिडीज हैं ये, इनपुट सब्सिडी। जैसे ऐसा नहीं कि गेहूं चावल पे अलग अलग कुछ हो, नहीं, इनपुट पे सब्सिडीज दी जाती हैं, उन पे है लिमिट लगाना है, उनको प्रतिबंधित करता है ये। प्रतिबंधन का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि 0% करना है। यहाँ पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, डेवलप्ड कंट्रीज को 5%, डेवलपिंग कंट्रीज को 10%, इस प्रकार की सब्सिडी देने की अनुमति है, जिसके तहत फर्टिलाइजर, पावर, इरिगेशन, ये चीजें हैं। फ्री का पानी, देखो नहरें बनाना इंफ्रा क्रिएट करना है, फ्री का पानी देना बात अलग है। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर का इंफ्रा क्रिएट करना अलग बात है, फ्री का पावर देना अलग बात है। फर्टिलाइजर का इंफ्रा क्रिएट करना बात अलग है। यहाँ तो ये तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, तो इसमें तो वो वाली बात ही नहीं लागू होती है ना। चलो और देखते हैं। अब हमको अंबर बॉक्स अच्छे से समझ में आएगा, हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसके तहत आता है। कृषि की मात्रा के आधार पर अगर कोई सहायता दी जाती है कि ज्यादा प्रोडक्शन तो ज्यादा सहायता, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। और इनको लिमिट करना है, ये वैसे 5% है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 10% है। और WTO कह रहा है कि ऐसे समर्थन को, ऐसे सब्सिडीज को कम करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये सारे बॉक्सेस किससे रिलेटेड हैं? तो ये बॉक्सेस रिलेटेड हैं WTO के अफेयर से। सारे क्वेश्चन UPSC में आए हुए हैं। सिंपल है तो क्या हुआ, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका ये भी क्वेश्चन गलत होता है, इसलिए आप इनको हल्के में नहीं ले सकते। आप देखते हैं अंबर बॉक्स के लिए जो प्रिंसिपल फॉलो होता है वो एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट की बात की जाती है, ठीक है। एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट की बात करी जाती है, मतलब ये कि टोटल सब्सिडी कितनी दी जा रही है किसानों को इनपुट पे, उसकी कैलकुलेशन होगी।
इनपुट पर। और अगर भारत चूंकि डेवलपिंग कंट्री है तो वो जो टोटल सपोर्ट है वो 10% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इसकी कैलकुलेशन में काफी विवाद होता है, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि इसमें है क्या क्या। प्रत्येक सदस्य देश को अपने प्राइस सपोर्ट, इनपुट सब्सिडीज, ब्याज सब्सिडीज आदि के लिए अपने कुल माप की गणना करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो भी प्रशासित मूल्य है, भारत में जो प्रशासित मूल्य है उसी को एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, वो अब देखो मूल्य प्राइस सपोर्ट की गणना कैसे करनी है ये हमको जानना पड़ेगा ना। तो जो भी भारत में प्रशासित मूल्य है यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी है, उसकी तुलना की जाएगी एक्सटर्नल रेफरेंस प्राइस से, जो कि विश्व बाजार में प्राइस होगा। और इनके बीच जो अंतर होगा, अंतर के साथ उत्पादन की मात्रा को गुणा किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि विश्व बाजार में गेहूं की प्राइस है 20 रुपए। ठीक है, 20 रुपए। भारत में सरकार खरीद रही है 22 रुपए में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 22 है। ठीक है, तो अब इंडिया में मान लेते हैं किसी साल प्रोडक्शन हुआ 100 केजी का, तो हम कितनी सब्सिडी मान के चलेंगे? यहाँ पे विश्व बाजार से हमारा प्राइस कितना ज्यादा है? 2 रुपए ज्यादा है ना, तो हम ये मान के चलेंगे कि 2 रुपए जो है भारत सरकार ने सब्सिडी दी किसानों को, यानी कि 200 रुपए सब्सिडी दी। अभी समझ में आया ना? इसे बोलते हैं कि एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट कितना दिया, तो भारत ने कुल समर्थन कितना दिया? 200 रुपए का। अब अगर ये 200 रुपए 10% से ज्यादा है तो प्रॉब्लम है, अगर 10% से कम है तो प्रॉब्लम नहीं है, इसका ये मतलब है। और देखते हैं इसी तरह किसी भी प्रकार के समर्थन, वो समर्थन जैसे उर्वरक में उर्वरक सब्सिडीज हैं की गणना भी प्रशासित मूल्य और बाजार मूल्य के आधार पर करी जाती है। अब उर्वरक के केस में कैसा है? जैसे मान लो कि भारत में यूरिया है 200 रुपए पर बैग है, एक एग्जांपल लेते हैं। वर्ल्ड मार्केट में 800 रुपए पर बैग है। बोरी, जो सफेद कलर की बोरी आती है उसी की हम बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं अंतर कितना है? 600 रुपए का। अब भारत में अगर यूरिया 100 किलोग्राम दी गई तो मतलब 100 बैग दिए गए है ना, 100 बैग, तो 600 गुणे 100 करेंगे और हमारा आ जाएगा 60,000। तो हम ये देखेंगे क्या 60,000 टू 10% परमिसिबल लिमिट, उससे ज्यादा तो नहीं है, और अगर ज्यादा है तो इस तरह से इसकी गणना की जाएगी। ये 60,000, ये 200, इस सब जोड़े जाएंगे, जितने इनपुट सब्सिडी दी जाती है सभी को जोड़ा जाएगा और फिर देखा जाएगा कि 10% से ज्यादा तो नहीं है। ये मतलब इसका होता है। एंड आई होप ये आपको समझ आया। नहीं समझ आया, कमेंट सेक्शन खुला है, आक्रमण कर दो। ठीक है, बाकी का हम समझ लेंगे। चलिए और देखते हैं। यूपीएससी प्रीलिम आने वाला है, कब है? 28 मई को। उसके हिसाब से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाँ, कितना? बहुत ज्यादा, इसलिए इन चीजों को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, और अगर किसी कंट्री ने एग्रीगेट मेजर सपोर्ट के आधार पर 10% से कम सब्सिडी दी है तो कोई जुर्माना नहीं है, लेकिन अगर ये सब्सिडी 10% से अधिक है तो देशों को इसे 10% से नीचे लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। विकसित देशों के लिए 5% है। ठीक है, लेकिन इंडिया ने यहां पे किया ऑब्जेक्शन। इंडिया का है एप्रीहेंशन। यहाँ पे इंडिया एप्रीहेंशन इज दैट इट्स अ टोटल एग्रीगेट मेजर सपोर्ट exceeds 10% of the permitted cap, and there is also obligation that all WTO members must notify committee on agriculture। जो WTO के अंतर्गत एक कमिटी है ना, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर जो कमिटी है, उसको इन्फॉर्म करना होगा कि वो डोमेस्टिक सपोर्ट अपना कितना देता है, कितना वो ग्रीन बॉक्स के तहत दे रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें। दूसरे एग्जेम्प्टेड मेजर्स कौन कौन से हैं, ब्लू बॉक्स, और नॉन एग्जेम्प्टेड मेजर्स कौन कौन से हैं, और उन पे जो है जैसे कि एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट की सारी कैलकुलेशन होगी और उन कैलकुलेशन की रिपोर्ट देनी पड़ेगी किसको? कमिटी ऑन एग्रीकल्चर को, जो कि WTO के तहत एक कमिटी है। जरा कहानी को पहले चेक कर लेते हैं, एनालिसिस जरूरी है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम जरा कुछ कहानी को और समझते हैं। यूएस ने एक कंप्लेन किया, कब? 2016 में, कि चाइना ने 10% के क्लॉज को, सॉरी चाइना के लिए 5% का क्लॉज है ना, हाँ, तो चाइना ने 8.5% तक की वैल्यू सब्सिडी दी है, जबकि उसके लिए परमिसिबल कितना है? 5%। अब बात आती है कि इंडिया और चाइना ये अपना 5% और 10% की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इनकी जो कैलकुलेशन के लिए एक इलिजिबिलिटी प्रोडक्शन का ये क्राइटेरिया लेके चलते हैं, इलिजिबिलिटी प्रोडक्शन। और ये इलिजिबिलिटी प्रोडक्शन किसको मानते हैं? वो उस अमाउंट को मानते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोक्योर किया गया है। ठीक है, इंडिया और चाइना कैसे मानते हैं? कि जिस क्वांटिटी को गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया है
सिर्फ हम उसको जो है यहां पे लेते हैं बस। अमेरिका कैसे कहता है, नहीं, वो टोटल प्रोडक्शन की बात करता है, यूएस। तो यहाँ पे कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी में कुछ वेरिएशन है, कैलकुलेशन मेथड में कुछ वेरिएशन है। एमएसपी कहते हैं तो इंडिया ने कितना गुड्स खरीदा, इंडिया उसको एलिजिबल प्रोडक्शन मानता है, चाइना भी उसी को एलिजिबल प्रोडक्शन मानता है, और अमेरिका कहता है नहीं, टोटल प्रोडक्शन पे बात होगी। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन पर, टोटल प्रोडक्शन पे आपने कितनी सब्सिडी दी उस पे बात होगी। हाउ दे कंपेयर ऑन फॉर्म सब्सिडीज, सब्सिडीज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो जरा एक और देख लेते हैं कि पर पर्सन देश कितना सपोर्ट दे रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से इंडिया $451 खर्च कर रहा है सब्सिडी में, केनिया $206 खर्च कर रहा है। जरा विकसित देशों को देख लेते हैं, चाइना 1208, ब्राजील 3893, EU $12,361, जापान प्रति व्यक्ति है, ध्यान रखना, जापान में प्रति व्यक्ति 19,796, यूएस में प्रति व्यक्ति 24,714, कनाडा में पर पर्सन 26,850, स्विट्जरलैंड में पर पर्सन $37,952 की सब्सिडी दी जाती है। आखिर WTO बोलता क्यों नहीं जब इतनी सारी सब्सिडीज दी जाती हैं? यहां पे है छोटा सा ट्रैप, और उस ट्रैप को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इंडिया में रहते हैं, आप डेवलपिंग इकोनॉमी के मेंबर हैं, तो आपको ये डेवलप्ड कंट्रीज का ट्रैप समझना पड़ेगा। क्या है ट्रैप? चलिए इसको भी चेक करते हैं। देखो बात क्या है, बात क्या है कि जो भी सब्सिडी डेवलप्ड कंट्रीज देती थी 1990 में, उसका 5% है ये, ठीक है, उसका 5% है। 2005 में डेवलपिंग कंट्रीज जो भी सब्सिडीज देती थी उसका, 1990 में डेवलपिंग कंट्रीज जो भी सब्सिडीज देती थी उसका क्राइटेरिया ये है डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, विकसित देशों के लिए, और यह है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो पहले से बहुत सारी सब्सिडीज देते हैं, तो इनका जो 5% का अमाउंट बनता है ना, वो बहुत ज्यादा बनता है। इनका जो 10% का अमाउंट बनता है वो बहुत कम बनता है। इसलिए इंडिया की जो सब्सिडी है वो 451 होने के बावजूद भी 10% की सीमा के आसपास पहुंच जाता है, और कई बार तो 10% से ज्यादा भी हो जाता है। और जो ये डेवलप्ड इकोनॉमी ने, जैसे स्विट्जरलैंड, कनाडा, अब अगर 1990 के हिसाब से आप 5% ही इनका अमाउंट ज्यादा बन रहा है, बहुत ज्यादा बन रहा है, ठीक है, तो ये तो प्रिंसिपल अपने आप में वायलेटिव है। उन्होंने सब जोड़ तोड़ करके नियम बनाए हैं। क्या कहते हो, बात समझ में आई कि नहीं? पीस क्लॉज, इन्हीं समझौतों के लिए पीस क्लॉज जैसी एक व्यवस्था की गई, जिसके माध्यम से डेवलपिंग कंट्रीज, खासतौर से इंडिया जैसे देशों का जो ये सब्सिडी का प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को समाधान किया जा सके। चलते हैं बाली सम्मेलन में। बाली जगह है इंडोनेशिया में, बहुत ही अच्छी टूरिस्ट प्लेस है, घूमने जाइए, बहुत सस्ता है, अच्छे से जाइए, एंजॉय कीजिए। बाली सम्मेलन कब हुआ? 2013 में, और इस समय एक पीस क्लॉज साइन किया गया। पीस क्लॉज का मतलब ये जो विवाद है, मतभेद है ना, इनके लिए एक समाधान, ठीक है, जिस दौरान ये वो समय है जबकि अगर कोई डेवलपिंग कंट्री 10% से ज्यादा, जैसे भारत अगर 10% से ज्यादा सब्सिडी दे रहा है, तो भारत पर कोई फाइन या चार्ज नहीं लगेगा, इस आधार पर कि भारत ने WTO के नियमों को उल्लंघन किया है, ठीक है। 2017 तक का समय दिया गया, 4 साल तक में बोला गया कि इंडिया अपनी सब्सिडी को 10% से कम करो, ठीक है, 10% से कम करो। 4 ईयर का टाइम दिया गया, 2013 में आया, 2017 तक का समय दिया गया। बट इंडिया ने बार्गेन किया और आगे नेगोशिएशन किया, और एक टेम्परेरी पीस क्लॉज को रिप्लेस कर दिया एन ओपन एंडेड पीस क्लॉज में, ठीक है, 2017 के बाद। और इसके आधार पर अब जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल जाता इन सब्सिडीज का, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग और एग्रीकल्चर सब्सिडीज में, तब तक नो मेंबर कंट्री चैलेंज कर सकता है कि वो 10% सब्सिडी कैप पूरा किया गया कि नहीं। सो अभी के लिए देयर इज नो टाइम लिमिट कि कब तक इंडिया को 10% ये सब्सिडीज को फॉलो करना है, बिकॉज इंडिया की सब्सिडीज 10% से ज्यादा जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं कि WTO डिवाइड्स सपोर्ट गिवन टू एग्रीकल्चर सेक्टर इनटू 3 ग्रुप्स। कौन कौन से हैं वो ग्रुप्स, कौन कौन से इनमें से सही से मिले हुए हैं? पीडीएस कहाँ आएगा आप बताइए? अभी हमने आपको पढ़ाया, तो अब आप पीडीएस बता सकते हैं किस में आएगा, ठीक है।
MSP किस में आएगा? MSP तो अम्बर बॉक्स में आता है, यानी कि 3 गलत है, ये 3 गलत है। प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज किस में आता है? ब्लू बॉक्स में, यानी कि ये भी गलत है, तो 1 ओनली सही होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। हाँ, कौन कौन सा नहीं करेक्टली मैच्ड है, ठीक है, कौन कौन सा नहीं करेक्टली मैच? तो 1 तो सही करेक्टली मैच है, वो तो हमने देख लिया। 2 और 3 करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, ये ऐसे है। प्रोडक्शन लिमिटेड सब्सिडीज जो है ब्लू बॉक्स में आते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अंबर बॉक्स में आते हैं, ठीक है। याद रखो अच्छे से, रट्टा मार, अगर नहीं समझ में आया तो रट्टा मारो, अदरवाइज जाके एक बार फिर से सेशन को देखो और समझो। आपके लिए है कुछ एडिशनल बेनिफिट्स, जैसे कि क्या है बेनिफिट्स? ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ठीक है। अगर आप इन सारे लेक्चर्स का PDF पाना चाहते हैं, तो PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक में आइए और PDF डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप कोई पर्सनलाइज्ड सोल्यूशन चाहते हैं, कोई डाउट डिस्कशन रेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, दी कॉन्सेप्चुअल IAS को, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक आपको मिलेंगे। एंड प्लीज डू कमेंट, हमें आपकी कमेंट से पता चलता है कि आपको हमारे सेशन समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अगर समझ में आ रहे हैं तो यस या थैंक्स टाइप से कुछ भी लिख के कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो अपने क्वेरीज, अपने डाउट, अपने टॉपिक, पॉइंट का नेम कुछ भी लिखिए, लेकिन खाली हाथ मत जाने दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस सेशन। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट सभी को।